वृज्जी, सैनिकों, समस्त शीशों को धड़ से अलग कर दो। कोसल साम्राज्य के ऊपर विजय पताका लहराने के बाद अगला लक्ष्य है वृज्जी। कौशल साम्राज्य के बाद वृज्जी का विध्वंस करना है। अजातशत्रु ने कोशल साम्राज्य के ऊपर विजय पताका लहरा दिया और कोशल को मगध में शामिल कर लिया। हर्यक वंश के अजातशत्रु की गाथा सुनाते हुए आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, वत्स चंद्रगुप्त, जी ब्राह्मण भद्र। कौशल साम्राज्य पर विजय प्राप्त करने के पश्चात अजातशत्रु ने वृज्जी साम्राज्य का रुख किया। अजातशत्रु और मगध के इतिहास के बारे में बात करते हुए हिस्टोरियन तरुषि सिंह कहती हैं, अगर हम शुरुआती इंडियन हिस्ट्री को पढ़ें तो हमें पता चलता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी 6th सेंचुरी BC को परिवर्तनकारी काल यानी ऐसा दौर जो लगातार बदलाव से गुजर रहा था, उस रूप में इम्पॉर्टेंट माना जाता है। ये काल प्रायः प्रारंभिक राज्यों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के लिए जाना जाता है। इसी समय में बौद्ध और जैन सहित अनेक धर्मों का विकास हुआ। बौद्ध और जैन के ग्रंथों में महाजनपद नाम के 16 राज्यों के बारे में बताया गया है। महाजनपदों के नाम की सूची इन ग्रंथों में एक जैसी नहीं है, परंतु वृज्जी, जिसे कई लोग वज्जी भी बोलते हैं, मगध, कोशल या कोसल या फिर कई लोग उसे कौशल भी बोलते हैं, कुरु, पांचाल, गंधार और अवंती जैसे नाम अक्सर मिलते हैं, जिससे ये ज्ञात होता है कि ये महाजनपद महत्वपूर्ण महाजनपदों के रूप में जाने जाते होंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि महाजनपदों पर राजा का ही शासन रहता था। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि गढ़ और संघ नाम के प्रसिद्ध राज्यों में लोगों का समूह शासन करता था। इस समूह का हर व्यक्ति राजा कहलाता था। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध इन्हीं गढ़ों से संबंधित थे। हर एक महाजनपद की एक राजधानी थी जिसे किले से घेरा दिया जाता था। किलेबंद राजधानी की देखभाल के लिए भारी धन की जरूरत होती थी। इसी के साथ आपको बता दें कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी 6th सेंचुरी BC से ब्राह्मणों ने संस्कृत भाषा में धर्मशास्त्र ग्रंथों की रचना प्रारंभ की थी। इन ग्रंथों में राजा व प्रजा के नियमों को बनाया गया और यह उम्मीद की जाती थी कि राजा क्षत्रिय वर्ण के ही होंगे। जो कोई भी शासक होता था वो किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से टैक्स या गिफ्ट वसूल करते थे। धन इकट्ठा करने का तरीका पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करना भी हुआ करता था। हर्यक वंश की महागाथा सुना रहे आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, अजातशत्रु ने वृज्जी की राजधानी वैशाली पर आक्रमण किया। मगध सम्राट अजातशत्रु की जय हो। मगध सम्राट अजातशत्रु की विजय हो। अब हमारा विजय पताका वृज्जी साम्राज्य के शिखर में लहराएगा। सैनिकों, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। राष्ट्र के लिए बलिदान देने के लिए तैयार हो जाओ। मगध साम्राज्य की जय हो। मगध साम्राज्य की जय हो। अजातशत्रु की सेना का वृज्जी साम्राज्य के साथ युद्ध शुरू हुआ। सैनिकों, लाल रक्त की धारा रुकनी नहीं चाहिए। यदि इस युद्ध में विजय प्राप्त हुई तो अजातशत्रु यानी कि मैं कभी युद्ध लड़ना बंद नहीं करूंगा। इस राष्ट्र को पहले चक्रवर्ती सम्राट की आवश्यकता है। इसका शीश धड़ से अलग करो। अश्व की गति तीव्र करो। पश्चिम दिशा की तरफ आक्रमण। मगध साम्राज्य की विजय हो। हर हर महादेव। रक्त रंजित। वृज्जी साम्राज्य का युद्ध समाप्त हुआ। इतनी मृत्यु हुई थी जिसकी कोई संख्या नहीं है। अजातशत्रु की सेना विजयी हुई। उसने आदेश दिया, शांति शांति शांति। सैनिकों, आने वाला मगध का इतिहास अजातशत्रु को हमेशा स्मरण रखेगा। इतिहास साक्षी है कि किसी भी महाराज ने ऐसी विशाल विजय प्राप्त नहीं की है। इसलिए अतिशीघ्र वृज्जी साम्राज्य को
मगध की सीमा में शामिल कर लिया जाए। आज से वृज्य भी मगध का ही महत्वपूर्ण भाग है। मगध साम्राज्य की विजय हो। अजातशत्रु ने वृज्जी साम्राज्य की सीमाओं को भी मगध के अधीन कर लिया। ब्राह्मण भद्र, क्या अब इतिहास पुनः अपने आप को दोहराने वाला था? बताइए ना ब्राह्मण भद्र, मुझे बहुत उत्सुकता हो रही है। वत्स चंद्रगुप्त, क्या तुम्हें स्मरण है कि मैंने पूर्व में ही तुमसे कहा था कि मगध का इतिहास पुनः अपने आप को दोहराने वाला था? इस महागाथा में अब वो मोड़ आ चुका है जब मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर मगध का इतिहास कैसे स्वयं को दोहरा रहा था। अति शीघ्र बताइए ब्राह्मण भद्र, अब मुझसे प्रतीक्षा नहीं हो रही है। तो सुनो चंद्रगुप्त, हर्यक वंश के इतिहास में अब एक नए किरदार ने प्रवेश किया। इस सृष्टि में मेरे यानी उद्यन के बारे में कोई सुई के अग्र बराबर भी कुछ नहीं जानता है। संपूर्ण मगधवासी विचार कर रहे हैं कि मगध का राज सिंहासन सो रहा है, परंतु राज सिंहासन जागृत है और उसे चलाने वाला भविष्य निर्माता उद्यन भी जीवित है। याचना नहीं, अब विध्वंस होगा। बहुत हुई सिंहासन की प्रतीक्षा, रणभेरी बज चुकी है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विदनों को चूम चूम, सा धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। ब्राह्मण भद्र, हर्यक वंश के इतिहास में आगे क्या हुआ था? क्या उदयन ने भी अपने पिता अजातशत्रु की... चंद्रगुप्त का सवाल सुनते ही आचार्य चाणक्य सोच में पड़ गए। काफी देर सोचने के बाद उन्होंने बस इतना कहा, अजातशत्रु का पुत्र उदयन, उसकी हंसी अत्यधिक भयभीत करने वाली हुआ करती थी। आचार्य चाणक्य को हर्यक वंश के उदयन की हंसी याद आ रही थी। उदयन के बारे में बात करते हुए हिस्टोरियन उमाशंकर कहती हैं कि मगध साम्राज्य को भारत का पहला साम्राज्य माना जाता है। ये 544 बीसी से 322 बीसी तक सत्ता में रहा। बुद्ध के समय में 16 महान राज्य थे जिन्हें महाजनपद के नाम से जाना जाता था। वो स्थान जहाँ कोई जन अपना पैर रखता है और निवास करता है उसे जनपद के नाम से जाना जाता है। मगध साम्राज्य का विस्तार 3 राजवंशों में हुआ। मगध के आयोजक जरासंध और बृहद्रथ थे। फिर भी हर्यक के दौरान इसमें सुधार हुआ। शिशुनाग और नंद के तहत इसका विस्तार हुआ और मौर्यों के अधीन ये चरम पर पहुंच गया। हर्यक राजवंश मगध का पहला शक्तिशाली राजवंश था। बिंबिसार मगध साम्राज्य के पहले सम्राट थे और उन्होंने हर्यक राजवंश की शुरुआत की जो 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक चला। उनके बाद शिशुनाग राजवंश आया और उसके बाद नंद राजवंश। हर्यक राजवंश पर 3 राजाओं ने शासन किया। हर्यक राजवंश के पहले सम्राट बिंबिसार ने ही मगध साम्राज्य की स्थापना की थी और अजातशत्रु और उनके बेटे उदयन अन्य 2 राजा थे। बौद्ध स्रोतों के अनुसार बिंबिसार हर्यक राजवंश के संस्थापक यानी फाउंडर थे। बहुत सारे एग्जाम्स में ये सवाल पूछा भी जाता है और उन्होंने 52 वर्षों तक शासन किया। दूसरे राज्य पर हमला करके धन इकट्ठा करना पहले मगध शासक की नीतियां थीं। इसी के साथ हमें ये बात पता होनी भी जरूरी है कि बिंबिसार भगवान महावीर के साथी और गौतम बुद्ध के समर्थक थे। आपको बता दें कि राजगृह हर्यक वंश की राजधानी थी। इसी के साथ अजातशत्रु चेल्लन और बिंबिसार की संतान थे जिन्होंने अपने पिता की हत्या करके विशेषाधिकार प्राप्त पद को बरकरार रखा था। उदयन हर्यक वंश का 3रा राजा और अजातशत्रु का उत्तराधिकारी था जिसने 460 से 444 बीसी के बीच मगध पर शासन किया था। पटना में सोना और गंगा नदी के संगम पर उसने एक किले के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पटना मगध के केंद्र में था जो हिमालय से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर की तलहटी तक फैला हुआ था। इसके अलावा पटना उस समय एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकल जगह थी।
चंद्रगुप्त हर्यक वंश का इतिहास लगातार करवट ले रहा था। इस समय चक्र में बदलते इतिहास का साक्षी अजातशत्रु नहीं, अभी तो उसका पुत्र उदयन बनने वाला था। क्या क्या ब्राह्मण भद्र, हर्यक वंश में अब ऐसा क्या होने वाला था? क्या उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु के साथ कुछ अनिष्ट किया था और मगध के बदलते हुए इतिहास का साक्षी अब उदयन क्यों बन रहा था? बताइए ना ब्राह्मण भद्र। अजातशत्रु का पुत्र उदयन भी हर्यक वंश के अन्य सम्राटों की तरह अति महत्वाकांक्षी सम्राट बनना चाहता था। मदिरा मदिरा मदिरा, मुझे यानी उदयन को इतिहास मात्र मदिरा के लिए नहीं स्मरण रखेगा। आने वाला भविष्य मुझे मगध के सिंहासन के लिए स्मरण रखेगा। मेरा जीवन आपका ही दिया हुआ प्रसाद है पिताश्री अजातशत्रु। अब मैं धन्य हो जाऊंगा यदि मैं आपको कुछ भेंट स्वरूप दे सकूं। मेरी दी हुई भेंट अग्नि की ज्वाला के समान आने वाला मगध का भविष्य बदलने वाली है। ये भेंट होंगी पितृहंता, पितृहंता, पितृहंता। इस दरवाजे के खुलने के साथ मगध के हर्यंक वंश की महागाथा में अब किसने दी थी दस्तक? क्या दिया था उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु को भेंट स्वरूप, जिससे बदल गई थी आने वाले मगध की इतिहास की रूपरेखा? अब क्या होने वाला है आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त के साथ? और आखिर क्या था सुजात का रहस्य? जानने के लिए सुनते रहिए आचार्य चाणक्य की गौरव गाथा।